हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक रहेगा अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत। स्टूडेंट्स, हमने ये वीडियोस आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए हैं। अतः अगर आपने हमारा चैनल स्टडी होम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 को, जिसका नाम है 2 ध्रुवीयता का अंत। स्टूडेंट्स, शीत युद्ध के प्रतीक 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा तोड़ दिया गया। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। स्टूडेंट्स, ये फैक्ट्स हमें याद रखने हैं क्योंकि ये फैक्ट्स अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आगे है सोवियत संघ का जन्म, व्यवस्था और प्रणाली। तो सोवियत संघ का जन्म 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ यूएसएसआर अस्तित्व में आया। और सोवियत प्रणाली क्या थी, इसके बारे में जानते हैं। आइए, सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। दूसरा, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, बेरोजगारी का ना होना, उन्नत संचार प्रणाली, मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व और उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। इसके बाद आता है दूसरी दुनिया। दूसरी दुनिया का कॉन्सेप्ट पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या फिर दूसरी दुनिया कहा जाता था। आगे आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतंत्रीकरण को अपनाया और उन्होंने पुनर्रचना यानी पेरेस्ट्रोइका, पुनर्रचना व खुलापन यानी कि ग्लासनोस्त के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। आगे आता है सोवियत संघ समाप्ति की घोषणा। 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। एक बार रिपीट कर देता हूँ। 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। CIS यानी स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बना और 15 नए देशों का उदय हुआ। अब आइए जानते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारणों के बारे में। सोवियत संघ के जो प्रमुख कारण हैं विघटन के, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, नागरिकों की राजनीतिक व आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। दूसरा, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश और संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर किया जाना, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना, और इसके अलावा रूस की प्रमुखता थी। जो यूएसएसआर था उसमें प्रमुख देश रूस था। और गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना, अर्थव्यवस्था गतिरोध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होना और राष्ट्रीय भावनाओं और संप्रभुता
की इच्छा का उभार होना यूएसएसआर के विघटन के मुख्य कारण थे। अब आइए जानते हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम कि सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के टूटने के क्या परिणाम हुए। ये इस प्रकार हैं। नंबर 1, शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। नंबर 2, एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमरीकी वर्चस्व का उदय हुआ। हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। सोवियत खेमे का अंत और 15 नए देशों का उदय हुआ। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना और विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व हुआ। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, शॉक देना। यानी साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण यानी परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा गया। इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। एक बार इसे रिपीट करते हैं। शॉक थेरेपी जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है कि शॉक देना या आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा गया। इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी की विशेषताएं। शॉक थेरेपी की विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। दूसरा, राज्य की संपदा का निजीकरण। तीसरा, सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव और पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। ये इसकी मुख्य विशेषता थी। पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया, शॉक थेरेपी की प्रमुख विशेषता थी। आगे आते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम। शॉक थेरेपी के परिणाम इस प्रकार हैं। नंबर 1, पूर्णतया असफल। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। ये पूर्णतया फेल हो गई थेरेपी और इससे रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। दूसरा, रूसी मुद्रा रूबल, रूस की जो मुद्रा है रूबल, उसमें गिरावट आई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को कम दामों यानी औने पौने दामों में बेचा गया, जिससे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। ये फेमस गराज सेल के नाम से जानी जाती है कि जो देश की 90% उद्योग थे उनको निजी हाथों या कंपनियों में कम दामों यानी औने पौने दामों में बेच दिया गया और इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। इससे आर्थिक विषमता बढ़ी, खाद्यान्न संकट हो गया, माफिया वर्ग का उदय हुआ और कमज़ोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियाँ, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। नेक्स्ट है संघर्ष व तनाव के क्षेत्र। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे। यानी जो पूर्व में सोवियत संघ था उसके जो अधिकांश गणराज्य थे वो संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी, यानी बाहरी देशों ने इंटरफेयर किया इसमें। और रूस के 2 गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। चेकोस्लोवाकिया 2 भागों चेक और स्लोवाकिया में बट गया। नेक्स्ट टॉपिक है बाल्कन क्षेत्र। तो बाल्कन क्षेत्र, बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृहयुद्ध के कारण कई प्रांतों में बट गया, जिसमें शामिल बोस्निया, हर्जेगोविना,
स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। रिपीट करता हूं एक बार। बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बंट गया, जिसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब आता है बाल्टिक क्षेत्र। बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने और 2004 में नाटो में शामिल हुए। इसके बाद मध्य एशिया की क्या स्थिति थी वो जानते हैं। मध्य एशिया के ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन और किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति थी। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं। इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया है। आगे आते हैं पूर्व साम्यवादी देश और भारत की क्या स्थिति थी। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ हैं। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत रूसी हथियारों का खरीदार है। रूस से तेल का आयात होता है और परमाणविक योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश। और नंबर 9, गोवा में दिसंबर 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच हुए 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति करने पर बल दिया गया। स्टूडेंट्स, आइए अब हम करेंगे 1 अंक वाले क्वेश्चंस को। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि द्विध्रुवीयता का अर्थ बताइए। तो स्टूडेंट, द्विध्रुवीयता का अर्थ है कि विश्व में जो सत्ता थी उस टाइम पे वो 2 हाथों में थी। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA और USSR, दूसरा सोवियत संघ। तो इसी को द्विध्रुवीयता कहा गया है। बर्लिन की दीवार का प्रतीक थी। किस चीज़ का प्रतीक थी? हम जानते हैं बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक थी। तीसरा है क्वेश्चन, समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? तो समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया था सन 1917 में। दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है चौथा, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स, दूसरी दुनिया कहा जाता है पूर्वी यूरोप के समाजवादी खेमे के देशों को। पूर्वी यूरोप के समाजवादी खेमे के देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है। CIS का पूरा नाम लिखें। तो CIS का पूरा नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS। अगला है बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो बर्लिन की दीवार जैसे कि हमने पढ़ा था, बर्लिन की दीवार गिराई गई थी नवंबर 1989 में, यानी 9 नवंबर 1989 को।
इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन 7, यूएसएसआर का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? तो यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बनाया गया था रूस को, रशिया को। 8वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ में सुधारों की किस नेता ने शुरुआत की? तो ये शुरुआत की थी मिखाइल गोर्बाचेव ने, मिखाइल गोर्बाचेव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चेकोस्लोवाकिया किन 2 भागों में टूटा था? हमारा 9वां क्वेश्चन है, चेकोस्लोवाकिया किन 2 भागों में टूटा था? तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, चेक और स्लोवाकिया 2 भागों में टूटा था। 10वां क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ द्वारा नाटो के विरोध में कब और कौन सा सैन्य गठबंधन बनाया गया? तो सोवियत संघ द्वारा जो संगठन बनाया गया वो था, जो संधि की थी, वार्सा पैक्ट, एक संधि की थी 1955 में, वार्सा पैक्ट। अगला क्वेश्चन है 11वां, सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्यों के नाम लिखें। सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्यों के नाम हैं हमारा रूस और यूक्रेन। सबसे पहले ये अलग हुए थे यूएसएसआर से, रूस और यूक्रेन। अगला 12वां क्वेश्चन है, रूस के किन 2 गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? तो अलगाववादी आंदोलन चले थे चेचन्या और दागिस्तान में, चेचन्या और दागिस्तान में। 13वां क्वेश्चन है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विचारधारा पर आधारित थी। तो ये किस विचारधारा पर थी? साम्यवाद या समाजवाद पर। और हमको ये पता होना चाहिए कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की जो राजनीतिक प्रणाली थी वो थी पूंजीवाद पर आधारित। 14वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलकर बना था? सोवियत संघ यानी यूएसएसआर में कितने गणराज्य थे? तो ये थे 15 कंट्रीज थी। स्टूडेंट्स आगे आते हैं 2 अंक के क्वेश्चन। तो इनमें पहला क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, शॉक थेरेपी यानी शॉक देकर उपचार करना, यानी कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन या संक्रमण को शॉक थेरेपी कहा गया था। साम्यवाद से पूंजीवादी विचारधारा की ओर संक्रमण का विशेष मॉडल था शॉक थेरेपी। दूसरा क्वेश्चन है, सोवियत संघ से अलग हुए किन्हीं 2 मध्य एशियाई देशों के नाम लिखें। तो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से अलग हुए 2 देशों के नाम हैं ताजिकिस्तान और यूक्रेन, जॉर्जिया। ये मध्य एशियाई देश थे। तीसरा है, ताजिकिस्तान में हुआ गृह युद्ध कितने वर्षों तक चलता रहा और यह गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ये युद्ध 10 वर्षों तक चला और 2001 में समाप्त हुआ। अगला चौथा क्वेश्चन है कि कालक्रमानुसार लिखें अफगान संकट, रूसी क्रांति, बर्लिन की दीवार का गिरना और सोवियत संघ का विघटन। तो ये किस क्रम में घटनाएं घटी थी? सबसे पहले हुई थी रूसी क्रांति, नंबर 1 पर हुई थी रूसी क्रांति, फिर अफगान संकट, तीसरा बर्लिन की दीवार गिरी थी और बर्लिन की दीवार गिरने के बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ था, यूएसएसआर टूटा था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करें, इनको मिलाना है। शॉक थेरेपी क्या थी? एक आर्थिक मॉडल था, एक मॉडल था जिसको लागू किया गया था साम्यवादी देशों पर। और रूस बना था सोवियत संघ का, यूएसएसआर का उत्तराधिकारी। और
बोरिस येल्त्सिन ये थे रूस के राष्ट्रपति उस टाइम पर। और वार्सा एक संधि हुई थी, सैन्य समझौता हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे और क्यों कहा जाता है? सबसे बड़ी गराज सेल किसे और क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है कि शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाने पर जब शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाने पर रूस के 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों में औने पौने दामों पर बेच दिया गया। इससे बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा हुआ देश में। तो यही इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहलाई। अगला है, शॉक थेरेपी के 2 परिणाम बताइए। तो जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं, शॉक थेरेपी के परिणाम हैं, नंबर 1, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट आई और चरमरा गई। 8वां क्वेश्चन है, ग्लासनोस्त को स्पष्ट करें। तो ग्लासनोस्त का अर्थ है उदारवाद और खुलापन। उदारवाद और खुलापन। इसके बाद पेरेस्त्रोइका को स्पष्ट करें। पेरेस्त्रोइका अर्थ है पुनर्रचना। पुनर्रचना। गार्बोचेव सोवियत व्यवस्था को आधुनिक सामाजिक लोकतंत्र रूप देना चाहते थे, यानी उसमें रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे। इसी को पेरेस्त्रोइका कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब आते हैं 4 अंकीय क्वेश्चंस। तो इनमें पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण बताइए। जैसे कि हम पहले पढ़ ही चुके हैं सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण थे। दूसरा क्वेश्चन है, साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 4 अंतर बताइए। तो ये अंतर इस प्रकार हैं। नंबर 1, सोवियत की अर्थव्यवस्था नंबर 1 राज्य द्वारा पूर्ण रूपेण नियंत्रित थी और अमेरिका की राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप था। सोवियत की अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित थी। सोवियत की अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं था, लेकिन इसमें अमेरिका की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत पूंजी की महत्ता थी। चौथा है, समाजवादी आदर्शों से प्रेरित थी सोवियत अर्थव्यवस्था, जबकि अधिकतम लाभ यहाँ पर पूंजीवादी सिद्धांत को होता था। और 5वां है, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, लेकिन अमेरिका में उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण था। अगला क्वेश्चन है तीसरा, गोर्बाचेव तो रोग का निदान ठीक कर रहे थे, वह सुधारों का प्रयास भी ठीक था, फिर भी सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? तो इसका आंसर है, गोर्बाचेव ने लोगों के आक्रोश को कम करने व अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का निश्चय किया, परंतु व्यवस्था में ढील देते ही नागरिकों की अपेक्षाओं का ज्वार उमड़ पड़ा, जिस पर काबू पाना कठिन हो गया। कुछ आलोचकों के द्वारा गोर्बाचेव की कार्य पद्धति तीव्र नहीं थी। एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चखने के बाद जनता ने साम्यवाद की ओर लौटने से इनकार कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या हुआ, यानी भारत पर इसके क्या प्रभाव हुए? तो इसका आंसर है, भारत जैसे विकासशील देशों में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम इस प्रकार हैं। नंबर 1, विकासशील देशों की घरेलू राजनीति में अमेरिका को हस्तक्षेप का अधिक अवसर मिल गया। दूसरा, कम्युनिस्ट विचारधारा को धक्का लगा। विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व जैसे IMF और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक पर इनका अमेरिकी प्रभुत्व हो गया। चौथा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत
व अन्य विकासशील देशों में अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा मिल गई। अगला है 5वां क्वेश्चन, सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है। कैसे? तो आइए देखते हैं। सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है। एक विचारधारा रूप में समाजवाद अभी भी कायम, बदलते समय व परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालकर अभी भी विश्व के कई देशों में व्यवस्था कायम है। यानी अभी भी विश्व के कई देशों में ये व्यवस्था कायम है। यानी सोवियत संघ टूट गया लेकिन समाजवाद नहीं टूटा। अगला क्वेश्चन है 7वां, गोर्बाचेव सोवियत व्यवस्था में सुधार क्यों चाहते थे? गोर्बाचेव सोवियत व्यवस्था में सुधार क्यों चाहते थे? तो इसका आंसर है, गोर्बाचेव 1985 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए, जो बाद में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, जो निम्न कारणों से सोवियत व्यवस्था में सुधार चाहते थे। नंबर 1, सोवियत संघ में सूचना व तकनीकी विस्तार के लिए। दूसरा, सोवियत अर्थव्यवस्था को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए। तीसरा, प्रशासनिक व्यवस्था को अत्यधिक जवाबदेह बनाने के लिए। चौथा, सोवियत व्यवस्था को अत्यधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए। और पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए। अब आते हैं 6 अंकीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदल लेनी चाहिए तथा रूस जैसे परंपरागत मित्र जैसे परंपरागत मित्र की जगह अमेरिका से दोस्ती करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? तो इसका आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में ना तो कोई स्थायी शत्रु होता है और ना ही स्थायी मित्र, वरन राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय बदलाव के कारण प्रत्येक देश के लिए अनिवार्य है कि वह अपने आप को बदलाव के अनुसार ढाल ले। भारत ने भी विश्व व्यवस्था में स्वयं को ढाला है। रूस के साथ भारत के संबंध मित्रवत एवं सहयोगपूर्ण हैं, पर अपने विकास के लिए परोक्ष रूप से अमेरिकी नीतियों का समर्थन भी करना पड़ रहा है। भारत अपने संबंध अमेरिका से मजबूत एवं बेहतर बना रहा है, पर रूस के साथ भी पहले की भांति अच्छे संबंध बनाए रखें। अगला क्वेश्चन है दूसरा, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम लिखिए। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम हम जान ही चुके हैं पहले। तीसरा है, पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों में संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी रहती थी, ये भी हम जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ के विश्व शक्ति बनने के किन्हीं 6 कारणों को स्पष्ट करें। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ विश्व शक्ति बनने के किन्हीं 6 कारणों को स्पष्ट करें। तो आइए इसका आंसर है, पूर्वी यूरोप पहला कारण है। पूर्वी यूरोप एवं सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को सामूहिक रूप से द्वितीय विश्व का नाम दिया गया, जो कि इसकी शक्ति का परिचायक था। दूसरा, वार्सा पैक्ट सैनिक गठबंधन का नियंत्रण सोवियत के पास था। तीसरा, सोवियत अर्थव्यवस्था विश्व के विकसित अर्थव्यवस्थाओं में काफ़ी आगे थी। पांचवा, उन्नत संचार व्यवस्था, ऊर्जा संसाधन, तेल, लोहा, स्टील आदि का उन्नत भंडार होना व राष्ट्र के दूरस्थ हिस्सों पर पहुंच होना। अगला कारण था 5वां, उत्पादन में स्वनिर्भरता, जिसमें पिन से लेकर कार तक का उत्पादन भी घरेलू बाजारों में किया जाता था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से चैप्टर 2 यहीं पर समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।